दोस्तों प्रदीपगिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डबल इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हुए हैं और इस लेक्चर में शायद ये लेक्चर आज का इस जो आपका ये मॉड्यूल है उसका लास्ट लेक्चर होगा। देन इसके बाद मैं डबल इंटीग्रेशन में एरिया वाला पार्ट उस टाइम पे मैं कराऊंगा। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने सोचा था बट नहीं कंप्लीट हो पाया, बट यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा। और इस लेक्चर के अंदर मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कार्टेशियन टू पोलर आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों कार्टेशियन टू पोलर मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है, बट यहाँ पे मैं कौन से सम में आपको कार्टेशियन टू पोलर लेना है ये भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। अभी देखो यहाँ पे अगर आपको सर्कल टाइप में कोई भी क्वेश्चन आता है, या तो यहाँ पे मैंने देखो इसके पहले वाले लेक्चर्स में इसके बारे में मैंने बताया था आपको। यहाँ पे अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, बर्नौलिस लेमनिस्कैट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, इसका इन जनरल इक्वेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था। तो आपको क्या करना है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो इस तरह के अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ही दोस्तों कुछ हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो यहाँ पे इवेल्युएट समथिंग कुछ दिया है एंड यहाँ पे भी समथिंग कुछ दिया है। हमें क्या करना है, इस सर्कल का आउटसाइड और इस सर्कल के इनसाइड उसके बीच में जो रीजन बचता है वहां का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी अगर सर्कल के क्वेश्चंस अगर आते हैं, या तो एलिप्स के क्वेश्चन आते हैं, या तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला लूप वाला जो क्वेश्चन है अगर वो आता है तो हमेशा कोशिश करना कि पोलर फॉर्म में चीजों को कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो इक्वेशन दिया उससे मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स विच इज इक्वल टू जीरो। ये पहला इक्वेशन है। अब मैं इसे क्या करूंगा, सर्कल का सेंटर पता करने की कोशिश करूंगा। और सेंटर कैसे पता करते हैं यार, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में बता दिया है। देखो अब एक्स, ये देखो एक्स वाला है तो एक्स वाले के साथ लिखूंगा, जब वाई वाला है तो वाई वाले के साथ लिखता। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे दोस्तों ये, अब आपको पता है कि जब हमारा फॉर्मूला ये वाला होता है ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा, पर मैं सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो ये ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे ए का वैल्यू हमारे पास है एक्स है, ये ए का वैल्यू है। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे आगे टू नहीं है, तो मैंने सपोज टू लिया आगे, तो मैं क्या करूंगा 1/2 से बैलेंस करूंगा। और दोस्तों जो भी पार्ट बचा हुआ है इसे आप पीछे लिख दो। यहाँ पे क्या बचा हुआ है दोस्तों, ए बचा हुआ है, मैंने पीछे लिख दिया। अब ये यहाँ पे ये भी पार्ट हुआ। अब देखो मैंने यहाँ पे टू लिया था, टू से बैलेंस किया है। इसके पहले मैंने इस तरह के क्वेश्चंस नहीं किए, वहां पे मैं उसके बाद वाले टर्म को बैलेंस करता था। पर यहाँ पे भाई टू भी गायब हो गया था, तो उसको मैंने बैलेंस करने के लिए देखो ये वाला सेम टू सेम लिया, बस यहाँ पे इससे बैलेंस किया है। देन प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो। जानबूझ के मैंने इस स्टेप में ज्यादा कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ध्यान से ये देखो, यहाँ पे अब मैं सिस्टमेटिक इसकी तरह लिखूंगा। ए स्क्वायर हो गया माइनस, अब टू वाला पहले लिखो, टू पहले लिखा, फिर ए वाला टर्म लिखा, और फिर जो भी टर्म बच रहा है दोस्तों उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। देखो ये मैंने टू लिख दिया, ए लिख दिया। अब यहाँ से क्या बचा है दोस्तों, 1/2 ए, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा ए वन जा ए, और नीचे क्या है टू। मतलब ये हमारा कौन सा टर्म है दोस्तों, बी वाला, टू ए बी। अब जो मेरा बी वाला टर्म होता है दोस्तों उसी को मैं यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं स्क्वायर फॉर्म में उसी को ले रहा हूँ। यहाँ पे ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, और उसी से मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये वाई स्क्वायर ऐसे ही रखो, और इक्वल के वहां मैं इसी से क्या करूंगा, इसको बैलेंस करूंगा। देखो तो इसके पहले इस वाले क्वेश्चन में, इसके जो पहले वाला लेक्चर था उसमें ये बैलेंस नहीं करना था, ये सब दिया था, हम बस इतना करते थे जो मैंने इस स्टेप पे किया। प्लीज इस वाले लेक्चर, इस वाले पार्ट को फिर से आप पीछे करके एक बार देख लो, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है, पर यहाँ पे बैलेंसिंग थोड़ा एक्स्ट्रा है। और ये सब बुक में नहीं दिया रहता, बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिया होगा। अब मैं ये पूरे पार्ट को मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, एक्स, यहाँ पे माइनस, और दोस्तों यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे ये एक्स लिखा। अब यहाँ पे क्या है, बी क्या है दोस्तों, ये है मेरा, देखो ना, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बी मेरा क्या है ए, और फोर किसका स्क्वायर है दोस्तों, टू का, तो यहाँ पे टू लिखूंगा होल स्क्वायर, प्लस ये वाई स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ पे जो भी है ए स्क्वायर अपॉन फोर, मतलब टू का भी स्क्वायर लिख सकते हो या तो फोर भी लिख सकते हो। अब जनरली अगर मैं अपने सर्कल का सेंटर की बात करूं तो दोस्तों अब मुझे सर्कल का सेंटर मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो a/2, कोई भी माइनस नहीं लिखेगा अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, और यहाँ पे जीरो, और ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब सेम आपको क्या करना है दोस्तों, दूसरे वाले सर्कल का भी सेम इसी तरह से आपको सेंटर पता करने की कोशिश करना है। सेंटर मिल गया तो आप डायग्राम सिस्टमेटिक ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो दूसरा वाला हमारा जो सर्कल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स विच इज इक्वल टू जीरो।
और दोस्तों मैं सभी से बोल रहा हूँ कि जितने लोग भी अगर यूट्यूब से पढ़ते हो, प्रदीप गिरी एकेडमी एक ऐसा चैनल है जो यूट्यूब पे एक्चुअल ऑफलाइन क्लास वाला कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। एक्चुअली ये ऑफलाइन क्लास के कंटेंट है, यूट्यूब वाले कंटेंट नहीं है दोस्तों। इस तरह के अगर आप क्वेश्चंस आप कहीं पे भी, अगर आपने डबल इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट किसी का भी चेक करो, आप देखोगे कि मैंने जैसे क्वेश्चंस इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में कराए, लेक्चर में कराए, अभी जो मैं करा रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस आप नहीं पाओगे। और दोस्तों यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चों को केटी लगता है। पर अगर आप इस एकेडमी चैनल को सिस्टमैटिक फॉलो करोगे, कभी भी निराश नहीं होंगे। और रेगुलर आपको पढ़ना होगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम के लास्ट दिन अगर पढ़ रहे हो तो दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अब दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो ये वाला टर्म आगे ले रहा हूँ प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स वाला टर्म है। अब देखो मैं इसको फॉर्मूले की तरह बना रहा हूँ, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, एक्स है, तो एक्स हो गया। और यहाँ पे तो मुझे पता चल गया 2ab। अब बी का मेरा वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए है, तो मैं देखो बी का मैंने ए का स्क्वायर ले लिया और ये प्लस वाई स्क्वायर, और मैं क्या करूँगा, इस ए के स्क्वायर से मैं क्या करूँगा, बैलेंस करूँगा। जो देखो जो बी की जगह पे आएगा उसी का स्क्वायर लेना, उसी से बैलेंस करना है। यहाँ पे ए था तो ए का स्क्वायर लिया, ए से बैलेंस किया। अब फाइनली अगर मैं इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करूँ तो एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। अगर मैं इसके सेंटर की बात करूँ तो अब सेंटर क्या आएगा दोस्तों, इसका ए आएगा और दोस्तों यहाँ पे 0 आएगा। तो फाइनली हमें सर्कल का सेंटर मिल चुका है, यहाँ पे a/2 0, वहाँ पे a 0। अब अगर इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना है तो आप किस तरह से ड्रॉ करोगे, सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, पर थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। देखो मैंने यहाँ पे पहला सर्कल ये ले लिया और मैं अब दूसरा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। जब मैं दूसरा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ तो ध्यान रखना इस तरह से। अब यहाँ पे अगर आप अच्छे से चीज़ों को कवर करने की कोशिश करोगे, अब देखो मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब आप सोचोगे कि सर आपने ये सर्कल इधर क्यों लिया, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे दोस्तों इसके पहले वाले लेक्चर्स में मेरा, इसलिए जानबूझ के मैंने ये लेक्चर्स को दूसरे लेक्चर में रखा कि वहाँ पे मेरा एक्स का जो वैल्यू था दोस्तों, एक्स का वैल्यू 0 था, पर यहाँ पे मुझे यहाँ पे वहाँ पे मुझे y के वैल्यूज पता थे, इसलिए y वाले पे मैंने बताया था। अब मुझे x के वैल्यूज पता है, इसलिए मैं x वाले साइड में सर्कल को ड्रॉ किया हूँ। पहले वाले सर्कल का जो सेंटर है दोस्तों वो क्या आएगा आपका, पहले वाले सर्कल का जो सेंटर है दोस्तों वो क्या आएगा, a/2, 0। वही दूसरे वाले सर्कल का सेंटर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे रहेगा सेंटर, क्योंकि a/2 का डबल a होता है। तो ये जो दूसरे वाले का सेंटर है आएगा क्या आएगा दोस्तों, a0। अब आपने यहाँ तक की चीज़ें बता दी। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एरिया किसका निकालना है। तो देखो क्या लिखा है दोस्तों, ओवर दी, यहाँ पे देखो ये जो हमें दिया है, ये जो सर्कल है, ये देखो ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल मतलब ये दिखाई दे रहा है छोटा वाला, तो उसका आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर, और ये वाला जो सर्कल है दोस्तों उसका इनसाइड मतलब अंदर। मतलब इनडायरेक्टली मैंने जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में याद है आपको बताया था ये ऊपर का, तो सेम यहाँ पे भी दोस्तों ये वाले एरियाज अपने को क्या करने हैं दोस्तों, ये पूरे के पूरे एरियाज को अपने को क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों पता है, देखो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना उसी का सेम टू सेम जो सिमेट्रिक पार्ट नीचे है, जैसे मैंने लूप वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरह ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब देखो मैं बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही पार्ट लूंगा और जस्ट उसी का मैं डबल कर दूंगा तो मुझे नीचे वाला ही मिल जाएगा, या तो आप पूरा का पूरा साथ में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जब यहाँ पे मैं अब एरिया अगर मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ तो देखो मैं कैसे इसको इवेल्युएट करूँगा। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी लिख दिए, यहाँ पे मैंने वाई स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों हाँ ये वाई स्क्वायर को भी मुझे चेंज करना होगा पोलर फॉर्म में। तो वाई स्क्वायर को कैसे चेंज करूँगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत इसमें और चेंजेस करना होगा, देन उसके बाद मैं इसको लिख रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको ये वाले सर्कल पे आर की वैल्यू पता होनी चाहिए और ये वाले सर्कल पे भी आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ये आप वो लिमिट अप्लाई कर सकते हो। तो पहले वो आर की वैल्यू चलो निकालते हैं यार। देखो ये वाले सर्कल पे अगर निकालना है तो ये वाले इक्वेशन का हेल्प लेना होगा। देखो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। अब दोस्तों ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है।
इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था। और ये ए ऐसे ही रहेगा और दोस्तों एक्स का वैल्यू क्या होता है, आर कॉस थीटा। देन दोस्तों अगर ये रूट वहां पे जाएगा, देखो ये एक आर कैंसिल कर दो इससे अच्छा, तो यहाँ पे आर इक्वल टू क्या आएगा, ए कॉस थीटा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपने इस वाले ये जो आपका छोटा वाला सर्कल है उसमें आपने आर का वैल्यू निकाल दिया, आर विच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये वाले पिछले वाले क्वेश्चन में ये सब चीजें दी हुई थी। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे निकालना तो सेम ये इक्वेशन से, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ये क्या होगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2ax आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, देखो ये आर स्क्वायर है, यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो 2a, यहाँ क्या आएगा आर कॉस थीटा। अब दोस्तों ये देखो ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आर इक्वल टू 2a कॉस थीटा। थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूँ पर आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये वाले सर्कल का हमें वैल्यू मिल गया 2a कॉस थीटा, ये किसका वैल्यू मिल गया दोस्तों, आर का। तो हमें आर के लिमिट्स पता चल गए। अब दोस्तों अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लूंगा चीजें, तो आपको पता है यहाँ 0 होगा और यहाँ पे क्या होगा π/2। वही अगर मैं यहाँ तक आता, यहाँ नीचे तक आता, तो मुझे माइनस फॉर्म में भी जाना पड़ता, पर मैं अब 0 to π/2 जाऊंगा और उसका डबल कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे अगर वैल्यूज लिख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे लिमिट लिख रहा हूँ तो यहाँ 0 ले रहा हूँ, 0 to π/2 लिख रहा हूँ, पर आगे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे मैंने लूप वाले क्वेश्चन में किया था, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीजें ले रहा हूँ, पर मुझे नीचे का भी एरिया चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सर्कल के बीच में जो एरियाज आ रहे हैं पूरा कवर करना है, तो 2 into लेना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद देखो यहाँ पे आर के वैल्यूज हैं, ये देखो ये वाले सर्कल का जो टच पॉइंट है, ये वाले सर्कल का जो टच पॉइंट है, यहाँ से आप आर का वैल्यू निकाल, यहाँ पे आपने आर का वैल्यू क्या निकाला, ए कॉस थीटा। ऊपर आपने आर का वैल्यू क्या निकाला दोस्तों, 2a कॉस थीटा, तो ये आर का वैल्यू हो गया। आपको पता है ये dx और dy को हम क्या लिखते हैं, अगर मैंने पहले भी आपको पढ़ा है कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर dr और d थीटा, ये भी हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर को हम चेंज करेंगे। वाई स्क्वायर को हम चेंज आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो आपको पता है y विच इज इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा होता है, ये आपको पता है। तो वैसे अगर आप वाई स्क्वायर निकाल रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फाइनली अगर मैं इसे अच्छे तरीके से लिखूँ तो ये a विच इज इक्वल टू 0 to π/2, और यहाँ पे दोस्तों a कॉस थीटा, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 2a कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो r और r क्या हो गया दोस्तों, r क्यूब, और यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों dr और d थीटा। इस तरह से ये वाला पार्ट आया। अब मुझे इसे क्या करना है दोस्तों, अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, कि जिससे मेरा आंसर बहुत अच्छे तरीके से आ जाए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अब देखो यहाँ पे a विच इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ देखो 0 to π/2 हमने लिखा दोस्तों। अब ये 0 to π/2 हमने लिखा। अब देखो यहाँ पे ये r वाला पार्ट है, तो r वाले पार्ट का ही हम वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ये जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा, पर ये r का अगर मैं निकालने जाऊँ तो r⁴/4 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ये जो लिमिट है, यहाँ पे 2a कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों d थीटा। अब यहाँ पे ये चीजें होने के बाद अब मुझे क्या करना है दोस्तों, a विच इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to π/2। अब देखो मैंने सब चीजें यहाँ पे लिख दी है। अब मुझे वैल्यूज पुट करना है। साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा दोस्तों, ये 4 चाहिए तो बाहर ले लो, पर अभी मैं यहाँ ही पे रख रहा हूँ, कोई दिक्कत ना हो। r की जगह पे वैल्यू पुट होगा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2⁴ हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 आ जाएगा, r की जगह पे रेस टू में 4 है, a⁴ भी क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे cos⁴ भी 4 थीटा हो जाएगा, मतलब ये पूरे पे 4 आ जाएगा ऊपर। अब याद से अब बीच में हम माइनस लेंगे, फिर ये वाला वैल्यूज पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पे फिर से साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही। अब देखो यहाँ पे r की जगह पे क्या आ जाएगा, a दिखाई दे रहा है, a⁴ थीटा cos⁴ थीटा, और दोस्तों नीचे जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर ये 4 जो है, देखो आपको मैं गायब करना है तो देखो कैसे बता रहा हूँ, ये 4 नहीं सर 4 मत लो,
तो देखो मैं 4 अगर मैं यहाँ से बाहर निकाल दूँ, देखो ये 4 पहले ही मैं बाहर निकाल दूँ तो 4 पिक्चर में आएगा ही नहीं, तो बस ऊपर वाला पार्ट आएगा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी थीटा, क्योंकि थीटा वाला पार्ट अभी बाकी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सम हमारा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है, पर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 1/2 हो जाएगा क्योंकि नीचे 4 है, ये देखो ये 0 to π/2। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट बाहर आ सकते हैं। कांस्टेंट में मैं क्या बाहर ले सकता हूँ, कोई समझ सकता है क्या मैं बाहर ले सकता हूँ? तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे a⁴ है, ये वाला टर्म मैं अगर चाहूँ तो बाहर ले लूँ, तो देखो यहाँ पे a⁴ आ गया। और अगर आप देखोगे तो भाई देखो अंदर क्या बचा है, sin² थीटा। 2⁴ मतलब 16 होता है, तो दोस्तों 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 2⁴ मतलब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, देख लेना 16 ही आता है। और cos⁴ थीटा, प्लीज पैनिक होने की जरूरत नहीं है इतना डेंजर क्वेश्चन देख के। और ये भी क्योंकि मैंने ये वाला टर्म बाहर ले लिया है, ये वाला टर्म हमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे डी थीटा। अब दोस्तों a विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये वाला जो दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म यहाँ पे देखो दोनों में है, तो मैं इसको ही कॉमन ले लूंगा जैसे मैंने पिछले सम में किया था, पिछले लेक्चर्स में किया था। तो ये देखो a⁴/2 है। अब यहाँ पे अंदर क्या बचा, यहाँ से 16 बचा, यहाँ से कुछ नहीं है तो 1 बचा, और ये फाइनली कॉमन ले लिया गया क्योंकि दोनों में है sin² थीटा cos⁴ थीटा डी थीटा। अब दोस्तों आगे वाला स्टेप मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार नीचे जा रहा हूँ, मुझे नीचे जाने में अच्छा नहीं लगता, जिंदगी में हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए। 16 - 1 कितना होता है दोस्तों, 15 होता है। तो ये 15 भी मैं बाहर ले ले रहा हूँ, बाहर a⁴ भी है दोस्तों, और बाहर दोस्तों 2 भी है। अब यहाँ 0 to π/4, सॉरी मैंने यहाँ π/4 लिख दिया, वही मैं सोचा π/4 कहाँ से आया, π/2 में चल रहे थे हम, तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा π/2। और यहाँ पे दोस्तों देखो ये 16 का -1 15, तो यहाँ लिख दिया, यहाँ क्या बचा sin² थीटा, और यहाँ पे दोस्तों क्या बचा cos⁴ थीटा, और यहाँ पे डी थीटा। अब अगर फिर से आपको मेरा रिडक्शन बीटा गामा फंक्शन मेरे अकॉर्डिंग आपने पढ़ लिया होगा, प्लीज अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो उसको पढ़ लो। अगर आपने बीटा गामा नहीं पढ़ा होगा तो मेरा रिडक्शन वाला जो मैंने अभी रिसेंट में लेसन बनाया रिडक्शन फॉर्मूले के ऊपर, उसके अंदर का ही ये पार्ट है, उसका फर्स्ट लेक्चर एटलीस्ट आपको देख लेना चाहिए बीटा गामा के लिए। उसका फर्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पूरा का पूरा बीटा गामा नहीं देखा तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई कि अगर कभी भी 0 to π/2 है और ऐसा कुछ है साइन कॉस है, यहाँ पे जो नंबर्स हैं, फिर आप इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं सर, देखो बता रहा हूँ मैं, इसे आप सॉल्व कैसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसे आपको क्या करना है, ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करना है, मतलब माइनस करना है। जैसे यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे m है, समझो m-1 लेते हैं, फिर हम m-3 लेते हैं। हमें कब रुकना है, जब हमारा 2 या 1 आ जाए तो हमें रुक जाना है। तो देखो यहाँ पे 2 है, 2 - 1 लिया तो 1 आ गया, तो 1 आ गया तो मुझे रुक जाना है। देन इसके बाद अब देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, इसे भी सेम ऐसे ही सॉल्व करूंगा। ये समझो n है, n-1, n-1 मतलब 4 - 1 कितना आएगा दोस्तों 3, रुकना नहीं है। रुकना कब है, जब 2 और 1 आ जाए। फिर दोस्तों इसके बाद मैं m-3 करूंगा, मतलब 4 - 3 करूंगा, 1 आए, फिर से मैं रुक जाऊंगा। अब देन इसके बाद अगर मैं देखूं वहां पे आ रहा, वो कट कर देना ऊपर, हाँ आराम से बस कट कर दो, हाँ बस। देन इसके बाद दोस्तों नीचे क्या आएगा, ये दोनों का प्लस कितना होता है दोस्तों 6। फिर इसके बाद 6 लिखने के बाद 6 में से 2 माइनस करना है, फॉर्मूला होता है वो, देखो m+n, फिर इसके बाद m+n-2, फिर -4, फिर -6, ऐसे ही आता है। तो -4 अगर 2 करूंगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, और इसे भी रुकना कब है, 2 और 1 आ गया तो रुक जाना है। फिर मैं -4 करूंगा, अगर सपोज मैंने 6 - 4 किया तो फिर 2 आया, और 2 आया तो हमें रुक जाना है। तो फाइनली अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये आपने पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर दिया। कैलकुलेशन करने के बाद अगर सपोज ये दोनों के दोनों इवन नंबर रहे तो आपको यहाँ पे π/2 से यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमेशा आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। अगर आप देखो अब इसे अगर हम सॉल्व करने जाएँ तो आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो a विच इज इक्वल टू, अगर मैं देखूँ तो 3 1 जा 3 2 जा, तो फाइनली ऊपर क्या आएगा 15 π a⁴,
और नीचे अगर मैं सॉल्व करूँ, टू टू जा कितना होता है 4, 4 टू जा कितना होता है 8, 8 टू जा कितना होता है 16 और 16 4 जा कितना होता है 64। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये आंसर्स को क्या कर दिया दोस्तों, कवर कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। चेंज द पोलर कोऑर्डिनेट एंड इवेल्युएट समथिंग, कुछ दिया हुआ है ओवर वन लूप ऑफ समथिंग, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे लेमनिस्कैट यहाँ पे लिखा हुआ है और ये भी उसी का इक्वेशन है। अब देखो अभी आपको उस फॉर्म में दिख नहीं रहा है, पर मैं अगर सॉल्व कराऊंगा तो थोड़ी देर के बाद आपको दिखाई देगा। और ये एग्जाम में बहुत बार बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या क्या करना है। सबसे पहले इस तरह का अगर लेमनिस्कैट पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसको पहले क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ पे ये देखो ये जो भी वैल्यूज दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस्ट टू, और यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, आर स्क्वायर। और यहाँ पे ये देखो ये एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का वैल्यू पता है आपको क्या है, आर कॉस थीटा, स्क्वायर है तो दोनों को स्क्वायर दे रहा हूँ। और y का वैल्यू आपको पता है दोस्तों क्या है, r साइन थीटा। तो आप क्या करोगे, दोनों को स्क्वायर ले लोगे। अब दोनों को स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, r रेज टू 4 थीटा। यहाँ पे देखो r स्क्वायर बाहर आया तो यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से 11th का देखो ये देखो r स्क्वायर, इसमें से भी 2 चले गया तो यहाँ पे क्या है, r स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर से यहाँ पे 11th का दोस्तों ये फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। अगर नहीं याद होगा तो प्लीज याद कर लेना। 11th में cos के हमने 4 फॉर्मूले पढ़े जिसमें से पहला यही फॉर्मूला पढ़ा है। अब दोस्तों अगर मैं इसे ही अगर मैं r को ये रूट को वहां भेजूँ तो ये रूट फॉर्म में हो जाएगा cos 2 थीटा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने चीजों को लिख लिया। अब यहाँ पे आपने जिस तरह से चीज़ों को लिखा है तो ये देखो ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से आपको समझ में आ जा रहा है कि ये आपका क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पे क्या है, बर्नौलीज लेमनिस्कैट का जो आपने डायग्राम ड्रॉ किया था इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में, वही वाला क्वेश्चन है। बस यहाँ पे दोस्तों कैसा है, इंटीग्रेशन एक अलग टाइप से लेना रहेगा, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो फिर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कराता। पर यहाँ पे इंटीग्रेशन, और ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलो देखते हैं कि हम सॉल्व कर पाते कि नहीं से। अब देखो यहाँ पे सेम वही डायग्राम है, थोड़ा सा मैंने इस बार डायग्राम परफेक्ट नहीं बनाया। यहाँ पे देखो छोटा बनाया, इधर बड़ा, पर ऐसे नहीं होना चाहिए। और दोस्तों आपको पता है यहाँ पे से सेम, और आपको पता है यहाँ पे से भी सेम। थोड़ा सा परफेक्ट फिगर नहीं हो पा रहा तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वैसे आप सभी तो मेरे दोस्त हो, मेरे भाई बहन हो, तो आप तो मुझे माफ़ कर ही दोगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने बोला था π/4 लेना, तो ये स्पेसिफिक डायग्राम फिक्स डायग्राम है। कहीं पे भी अगर ये आया तो ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। मैंने बोला था ऐसा कोई इक्वेशन आया r स्क्वायर इक्वल टू a समथिंग कुछ भी आया या cos 2 थीटा, तो आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आपने ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट बोला हुआ है ओवर अ वन लूप। आपको क्या करना है, एक ही लूप का आंसर फाइंड आउट करना है। तो हम ये एक ही लूप लेंगे जिसके अंदर से, अभी मैंने डायग्राम परफेक्ट नहीं बनाया, ऊपर ज़्यादा नीचे कम बनाया, पर आप जब डायग्राम बनाना तो ऊपर नीचे सेम बनाना। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला ही पार्ट आ जाएगा। तो आपको क्या, दोनों में से कोई एक लूप बोला है तो मैं उसमें भी बस फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पार्ट लूंगा, नहीं तो आप -π/4 टू 5/4 भी आप ले सकते थे। पर मैं यहाँ पे क्या लूंगा, 0 टू π/4 लूंगा और उसी को मैं क्या करूंगा दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे जब मैं एरिया डिसाइड करूंगा, वैसे तो अभी एरिया डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो मेरा रीजन क्या आएगा, 0 टू π/4। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट निकाल रहा हूँ। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा पूरा पार्ट आ जाएगा, और मुझे एक्चुअल में पूरा मल्टीप्लाई करके निकालना है। आपके बुक में आप चेक करोगे तो -π/4 टू π/4 है, आप वैसे भी जा सकते हो। अब यहाँ पे वो लोग 2 से बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो आपको पता है, जब आप यहाँ से कोई भी यहाँ से आप अगर लूप लेते हो तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा, देखो मैंने यहाँ पे निकाल भी दिया है, अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है, अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा। ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो dx dy दिया हुआ है दोस्तों। अब dx और dy को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, r
डी आर डी थीटा लिखते हैं, डी एक्स डी वाई की जगह पे आर डी थीटा। इसके पहले भी मैंने, अगर आप मेरा स्टार्टिंग से लेक्चर देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा। और प्लीज़ ये सब लेक्चर्स को बहुत वैल्यू दो, क्योंकि यही सब से आपका पासिंग क्लियर होगा, बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये 1 ऐसे ही रहेगा दोस्तों। देखो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्तों, आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे भी ये होल रेज टू आर, ये हमने कर दिया। और हमने फाइनली ये पूरा का पूरा पार्ट हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बस अपने को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। यहाँ पे सॉल्व करना इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रीजन क्या है दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे पहले इसको एक अच्छे फॉर्म में बनाऊँ। देखो यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ, यहाँ 0 to π/4 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 0 to √cos 2 थीटा लिखा मैंने। और यहाँ पे देखो ये r है, dr साथ में लिख रहा हूँ। और यहाँ पे 1 + r² का स्क्वायर है। इसे आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता सकता था, पर डायरेक्ट मतलब बहुत वैसे आप नहीं निकाल सकते, इसके लिए आपको प्रोसीजर वाइज जाना होगा। अब देखो यहाँ पे अगर ये रूट फॉर्म में रहता तो ऊपर मैं उसका डेरिवेटिव एडजस्ट करके आंसर निकाल देता, आरो कुछ भी करो मत, तो आंसर आ जाता। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे ना तो ये रूट फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में, तो इसका मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे निकालूं, तो ये एक बहुत बड़ा टेंशन है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये वाले पार्ट को मैं अलग से सॉल्व करूंगा और इसका आंसर अलग से मैं निकालने की कोशिश करूंगा। अब देखो मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ मैं पुट करूंगा, पुट ये भी जो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ये बुक में स्टेप लिखा नहीं है, डायरेक्ट आंसर है, समझ में नहीं आएगा। बहुत लोगों को लगेगा हाँ ये क्वेश्चन तो समझ गया, लिख लेंगे, पर यहाँ पे आप इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे जो अंदर वाला पार्ट है 1 + r² विच इज इक्वल टू, मैंने इसको t ले लिया। अब ये t ले लिया, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t सॉल्व करूँ तो 1 का डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे r² का क्या आएगा दोस्तों 2r, और एक्स्ट्रा टर्म क्या मल्टीप्लाई होगा dr/dt, और विथ रिस्पेक्ट टू t लिया तो यहाँ पे 1। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या रखना है, यहाँ पे मुझे r और dr बस रखना है, तो मैंने यहाँ पे r और dr रखा। और दोस्तों ये 2 यहाँ पे भेज दिया, तो यहाँ पे 1/2 हो गया, और ये dt यहाँ पे हो गया। तो फाइनली मैंने ये वाला पार्ट मैंने कर दिया। अब आपको मैं पहले से भी सिखाते आ रहा हूँ, कभी भी अगर आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो भाई उसका लिमिट भी चेंज होता है। तो यहाँ पे अगर आप मैं बात करूँ, मेरा r का वैल्यू पहले क्या था, 0 था। फिर मेरा r का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या हुआ, √cos 2 थीटा हुआ। तो r का जो मेरा वैल्यू है दोस्तों, अब वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, t में। अगर r मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ, r सपोज 0 लेता हूँ, तो t इक्वल टू कितना हो जा रहा है 1, क्योंकि 1 + 0 1, तो यहाँ पे t इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं r का जो वैल्यू है दोस्तों, अगर मैं ये ले रहा हूँ, अगर सपोज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, देखो मैं रख के दिखा रहा हूँ, 1 प्लस ये r है, r का वैल्यू रख रहा हूँ cos 2 थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है दोस्तों, तो मेरा t का वैल्यू क्या आ गया, देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 1 + cos 2 थीटा। तो मेरा r का वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो t का वैल्यू तो 1 + cos 2 थीटा, ये मेरा वैल्यू आया। कोई डरना नहीं है, आराम से, अगर आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आता होगा तो आप बहुत अच्छे से इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर लोगे। अब देखो आपको क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे a विच इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि बुक चेंज हो गया, पेज यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, कि मैं बाजू में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको सब चीज़ें दिखाई दे। देखो ये 2 है, इसको भूलना नहीं है, 0 to π/4 है, इसको π/4 है, हाँ। अब यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो पार्ट है दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है, अब देखो ये देखो r और dr की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, r और dr की जगह पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, हाफ dt आ जाएगा, ये हमने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे ये हमने लिख दिया। अब देखो 1 + r² की जगह पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, t का स्क्वायर, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, ये भी आ गया। और दोस्तों यहाँ पे देखो लिमिट भी चेंज हो रहा है, तो अपने को लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। लिमिट मेरे को आगे दे देना चाहिए था, जगह नहीं बचा यार, ये वाला लिमिट थोड़ा सा मैं आगे ले रहा हूँ जिससे मुझे दिक्कत ना हो। तो देखो यहाँ पे a इक्वल टू यहाँ पे क्या 2 0 to π/4, इसका तो ऐसे ही रहेगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। जो ये वाला लिमिट है ये चेंज हो जाएगा। अब ये वाला 0 था, पर 0 की जगह पे क्या आ जाएगा 1, और ये वाला लिमिट दोस्तों चेंज होकर क्या हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा, क्या हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा।
अब यहाँ पे ये वाला भी देखो, आर डी आर की जगह पे मैंने लिख दिया 1/2 dt। देखो 1/2 dt। बाद में 1 + r² की जगह पे मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, t, और ऊपर स्क्वायर था तो वो भी लिख दिया। और फाइनली दोस्तों बाहर तो डी थीटा है। तो फाइनली मैंने ये डी आर को डी टी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये डिफिकल्ट, और अभी तक शायद मैंने इंटीग्रेशन में ये वाला स्टेप डबल इंटीग्रेशन के बीच में तो अप्लाई नहीं किया है। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझना स्टेप को, चाहिए तो एक बार वीडियो को पीछे कर लेना, पर समझ में आएगा, क्योंकि मैं इससे और छोटा स्टेप कुछ भी नहीं हो सकता था, उतना मैं छोटे तक बताया हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट टर्म मैं बाहर ले रहा हूँ। देखो ये 1/2 बाहर लिया, ये 2 और ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो बाहर डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 to π/4। और अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ 1/t²। तो यहाँ पे मैं 1/x⁴n का अगर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूँ, मैं डायरेक्ट इसका, बहुत लोग इसको ऊपर लेके फिर सॉल्व करते हैं, पर मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, अगर ये फॉर्मूला भी आपको याद है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ -1 आता है, n-1 आता है, और x⁴n-1। तो यहाँ पे -1 यहाँ पे भी आएगा, n-1 2 - 1 1 होगा, तो उससे कुछ मतलब नहीं है। और दोस्तों 2 - 1 मतलब 1 फिर से आएगा, तो उसका भी कुछ मतलब नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे अब यहाँ 1 + cos2θ, और यहाँ पे दोस्तों 1, और ये d थीटा। तो फाइनली मैं ये बाजू में फॉर्मूला भी लिख दिया। बहुत सारे लोग इसको x⁻n लेके भी सॉल्व करोगे तो भी फाइनली वही आंसर आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। पर ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला मैं आपको बता दिया, अगर आप मेरे से 12th में पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा। अब a विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये माइनस साइन मैं बाहर ले रहा हूँ, ये क्या हो गया 0 to π/4। अब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच रहे हैं, ऊपर 1 है, हाँ, और नीचे t है। ऊपर 1 है, नीचे t है, और यहाँ पे 1 + cos2θ है, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ d थीटा है। अभी तक मैंने लिमिट अप्लाई नहीं किया, अब जा रहा हूँ अप्लाई करने। अब ध्यान से, अच्छे से ध्यान से सुनना। अब देखो a विच इज इक्वल टू -0 to π/4, ये भाई साहब तो अभी तक ऐसे ही है। अब मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये 1/t की जगह पे पुट होगा, t की जगह पे ये पूरा का पूरा टर्म आएगा, तो 1 + cos2θ, और दोस्तों माइनस, फिर से t की जगह पे 1 पुट करूंगा तो 1/1 1 होगा, और यहाँ पे d थीटा होगा। अब इसे आप चाहो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल दो, पर यहाँ पे ये देखो ये फॉर्मूला आया, तो आपको ये फॉर्मूला तो पता है ना, 1 + cos2θ विच इज इक्वल टू 2 cos²θ। थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपको। ये सब जो बेसिक फॉर्मूले हैं, ये सब 12th के फॉर्मूले, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो a विच इज इक्वल टू -0 to π/4। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये देखो, ये पूरे की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, अभी तक मैं इंटीग्रेशन नहीं ले रहा हूँ, पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2 cos²θ -1, और यहाँ पे d थीटा। अब अगर मैं इसे आगे लिखूँ तो a विच इज इक्वल टू 0 to π/4, ये माइनस, अब ये 1/2 ऐसे ही रहेगा दोस्तों। ये देखो 1/2 ऐसे ही है। 1/cos को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, sec²θ, और ये क्या आएगा दोस्तों -1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों d थीटा। चाहिए तो ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 0 to π/4। अभी तक आरो में इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई कर रहा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा तो माइनस, और यहाँ पे प्लस, तो ये वाला सम पहले लिख दे रहा हूँ 1, फिर ये प्लस sec²θ और d थीटा। ये कैसे आया प्लीज समझो। देखो ये माइनस साइन यहाँ पे गया, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये माइनस गया तो ये वाला प्लस था, तो देखो अब ये वाला पार्ट माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो अब इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इंटीग्रेशन जब सॉल्व करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ पे क्या है दोस्तों, थीटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा ही आएगा। sec² किसका इंटीग्रेशन दोस्तों, 1/2 ऐसे ही रहेगा। sec² इंटीग्रेशन किसका है दोस्तों, tan x का है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, tan थीटा। और फाइनली दोस्तों यहाँ हम π/4 लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ कोई रूट बीट नहीं था ना, यहाँ π/4 है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। यहाँ जो भी इसके लिमिट्स थे मैंने लिख दिया। अब बस लास्ट भगवान ये अच्छे से सॉल्व हो जाए। ऐसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में होता है कि 4 से मैं हमेशा जो क्वेश्चन सिलेक्ट करता था, बस हाफ तक अगर जैसे मैंने समझो 8 से 9 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 8 से 9 भी नहीं सॉल्व करना पड़ता था, 6-7 क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व किया उसके बाद बहुत अच्छा लगता था कि भाई
जितने क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो उतना तो अब राइट हो गया, तब तो आगे का तो टेंशन नहीं है। तो इस तरह से अगर आप करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे, तो हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह पे यूनिवर्सिटी में टॉप करें। मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। और ये मोटिवेशन आपको स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से ही रखना होगा। देखो यहाँ पे मैंने थीटा की जगह पे पाई/4 रखा, ये 1/2 है। 10 पाई/4 कितना होता है? 10 पाई/4 मतलब 45। 10 45 कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। और अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ और अगर मैं 10 0 रखता हूँ तो यहाँ पे 0 ही आएगा। तो बस जस्ट यही वैल्यू मैं रख रहा हूँ। और फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये देखो पाई/4 है, और दोस्तों ये क्या है? 1/2। और अगर मैं इसे और अच्छे से सॉल्व करूँ तो आप चाहिए तो दोनों का एलसीएम 4 ले सकते हो। ये पाई हो गया, यहाँ ऑलरेडी 4 है तो ऊपर कुछ नहीं मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 4 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऊपर 2 आएगा। तो फाइनली आप ये वाला भी आंसर रख सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छे से आपका ये मॉड्यूल और ये लेसन मैंने कंप्लीट करा दिया। अब मैं नेक्स्ट पार्ट आपका कराऊंगा एरिया से रिलेटेड। डबल इंटीग्रेशन के एरियाज को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको पूरा का पूरा वीडियो समझा होगा। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय